वक्फ की संपत्तियों का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। संसद में जब विधेयक पेश हुआ तो कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। आइए आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। सरकार ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है वो है क्या, इस बोर्ड के पास कितनी जमीन है, इस विधेयक से क्या बदलेगा, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है और इस पर सरकार का क्या कहना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ आखिर होता क्या है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिस इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वो उनमें से एक मकान वक्फ करना चाहता है तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक का वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वो अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है। इस संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्तियों का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उनसे आने वाली आय आदि का भी ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती हैं। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का ही हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तानों का रखरखाव इन्हीं के जरिए किया जाता है। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इन संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 ऐसे बोर्ड हैं जिनमें अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं। सभी बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वो न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिर खानों की सहायता भी करते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं। देश की आज़ादी के बाद 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बना था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव हुए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा कराना सर्वे कमिश्नर का ही काम रहेगा। इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है जिसमें कई सर्वेयर होते हैं जो इस काम को करते हैं। स्थानीय स्तर पर इन संपत्तियों की देखरेख करने वाले को मुतवल्ली कहते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करते हैं। अगर संपत्ति की बात करें तो भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली वामसी के अनुसार देश भर में कुल 3,56,047 वक्फ संपदा हैं। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है। पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सरकार संसद में इस बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ इस विधेयक में मौजूदा अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है।
इस धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी कि वो किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सकें। विधेयक में केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए इन संपत्तियों का पंजीकरण का भी प्रस्ताव किया गया है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बिल सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है। इसी में कहा गया कि राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होनी चाहिए। इसी में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। इस बिल में जो भी प्रावधान है उसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बिल उनको हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। 1995 में जो संशोधन किए गए थे उन्हें 2013 में लाए गए संशोधनों के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया, इसलिए ये बिल लाना पड़ा। 1995 का वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा है, इसीलिए ये संशोधन लाना सरकार की जरूरत बना। हालांकि लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो बिल पर चर्चा करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड का यह सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल भूमि की तरह जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इस बात की लिखित गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीन लेना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी, इस बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा और उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, NCP, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव गुट समेत अन्य दलों ने भी प्रस्तावित कानून का अलग अलग तर्कों से विरोध किया। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि इस बिल में यह प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड का सदस्य हो सकता है। ये किसी धर्म की आस्था और स्वतंत्रता पर हमला है। दरअसल अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। सभी धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी अनुभाग को अपने धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करने का भी अधिकार होगा। सभी धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी अनुभाग को अचल और चल संपत्ति अर्जित करने और उसके स्वामित्व का अधिकार होगा। इसके साथ ही इस तरह की संपत्तियों को कानून के मुताबिक प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। सदन में अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया होती है तो उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का क्या औचित्य बनता है? उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश चंद कट्टर समर्थकों के लिए ये विधेयक लेकर आई है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।